Hello students, now we will study about chapter 4 electrical capacitance. This is next chapter. ये जो चैप्टर 4 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो चैप्टर का नाम है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ए डिवाइस विच इज कॉल्ड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर डिवाइस होता है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। उसका यूज जो है वो हम डिफरेंट डिवाइसेज में करते हैं। फॉर एग्जांपल फैन है, फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक, और फिर कॉइल को एक साथ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है जिससे फैन रोटेट होता है। ऐसे ही इसका यूज जो है वो कैमरे की फ्लैश लाइट में करते हैं कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होकर के एक साथ जो है वो एलईडी को मिलता है जिससे हमें जो है लाइट एनर्जी मिलती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको कहां से स्टार्ट करें? तो सबसे पहली जो बात आती है कि द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू इन इट। चार्ज के फ्लो होने के बेस पर हम सब्सटेंस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर यहां लिख सकते हैं हम द substances can be divided into following parts on the basis of flowing charge through in it, flowing charge through in it, ठीक है। The substance can be divided into following parts on the basis of flowing charge through in it. So first is conductors. So what are conductors? The substances flows electric charge through in it are called conductors. For example, silver, gold, salt solution, acidic solution or basic solution. So what are conductors? How can you define it? The substances flow electric charge through in it are called conductors. For example, silver, gold, salt solution, etc. तो
ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। बट कोई सब्सटेंस कंडक्टर कैसे होगा? तो कंडक्टर्स वे सब्सटेंस हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मौजूद होते हैं। जैसे मेटल्स हैं, तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। साल्ट सॉल्यूशन है, तो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, देन in this solution there will be Na+ or chloride minus ion. So these ions are free ions. So फिर हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मौजूद होते हैं। तो फिर यहां क्या बात आती है, देखिएगा। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस, या हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस सब्सटेंसेस have conductivity. तो फिर फ्री आयन और फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सब्सटेंसेस हैव कंडक्टिविटी। ये तो हुई कंडक्टर्स के बारे में बात, तुम्हें इसको नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। तो सेकंड इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स तो what are insulators? The substances do not flow electric charge through in it, are called insulators. For example, rubber, plastic, dry wood, glass. For example, glass, rubber, plastic, etc. तो ये जो है इंसुलेटर्स हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से नहीं चलने देते। जैसे जो लाइन बिछी हुई है घर में, उसमें जो वायर होता है उस वायर के ऊपर एक रबड़ या प्लास्टिक की कोटिंग होती है। जब हम वायर को पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगता क्योंकि वो इंसुलेटर है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाता है। तो मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के बेस पर इन दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि कोई सब्सटेंस इंसुलेटर बिहेव क्यों करता है, कोई सब्सटेंस कंडक्टर का बिहेव क्यों करता था? क्योंकि हमने क्या रीजन दिया कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस सब्सटेंसेस हैव कंडक्टिविटी।
but these substances have no free charge, means free ions और free electrons. जो चार्ज होगा वो बाउंडेड होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बाउंडेड होंगे, या जो आयंस होंगे वो भी बाउंडेड होंगे. तो ड्यू टू बाउंडेड चार्जेज और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड आयंस, these substances behave as insulator. तो फिर यहां रीजन क्या बनेगा, देखिए, ड्यू टू बाउंड चार्जेस, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड आयंस. Due to bound charges means bound electrons or bound ions, the substances have no conductivity. इसका मतलब हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जिन सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री आयन मौजूद हैं वो कंडक्टर का बिहेव करेंगे, और जिनके अंदर फ्री आयंस फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, बाउंडेड हैं, बॉन्डेड बॉन्ड में हैं, वो सब्सटेंस इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे. क्लियर? लेकिन एक और हमारे पास में सब्सटेंस आता है, वो इंसुलेटर ही है, लेकिन उनको हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं. तो फिर नेक्स्ट बात है हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस. डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, डाई इलेक्ट्रिक substances. तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या है? द इंसुलेटर सब्सटेंसेस, ये इंसुलेटर ही होते हैं. द इंसुलेटर सब्सटेंसेस डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज but transmits electric effect through in it in the presence of external electric field. तो पहले हम इस चीज को समझ लें कि सपोज कीजिए कि ये आपके पास में एक पेपर है, दिस इज ए पेपर, और ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट. Due to induction effects, there will be charge separation in this paper. So this part negative, this is positive, negative and positive. So molecule can be aligned as. So there will be an electric field will be produced inside this substance. This is external field and this is internal field. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा. तो फिर ये चार्ज तो बाउंडेड है, तो चार्ज तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन चार्ज का अलाइनमेंट हो गया, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो तो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन चार्ज को ट्रांसमिट नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो ट्रांसमिट करेगा. तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. देखिए कैसे. द इंसुलेटर सब्सटेंसेज, द इंसुलेटर substances, the insulator substances do not flow
do not flow electric charge through in it but transmit electric effect in the presence of an external electric field are called dielectric substances. The insulator substances do not flow electric charge through in it, but transmit electric effect in the presence of an external electric field are called dielectric substance. For example, कौन कौन से हैं ऐसे? पेपर, रबर, पेपर, EDC. These are और माइका, ये हमारे पास में वो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज है. ठीक है, तो यू कैन नोट इट. नाउ यू कैन डिवाइड और कैटेगराइज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस into two parts: polar dielectric substance and second is non-polar dielectric substance. हम किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ dielectric substances. ठीक, नंबर फर्स्ट, polar dielectric substances. polar dielectric substances. तो what are polar dielectric substances? ऐसे substances जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं. जैसे हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लें, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन देखें. ये आपके पास में HCl एक मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव H+, ये नेगेटिव क्लोराइड आयन माइनस, मीन्स H+Cl-. There will be two center. This is center of positive ion और this is center of negative ion. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उनके सेंटर सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो फिर वी कैन रिप्रेजेंटेड एज दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. क्लियर? तो देयर विल बी टू सेंटर्स ऑफ टू आयन्स. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. तो यदि कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इस प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, जैसे HCl है, H2O है, फॉर एग्जांपल H2O,
ये आपके पास में देखिए, दिस इज polar molecules, there will be two center, plus minus plus minus, so this is also a polar molecule. तो फिर जो polar molecule से मिलकर के जो substance बनते हैं उनको हम polar dielectric substance कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के सेपरेट सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं हो और वो सेपरेट हो। क्लियर? तो नाउ यू कैन डिफाइन polar dielectric substances. The substances which are made up of polar molecules. Polar molecules. The molecules in which the center of positive and negative ions the molecules in which the center of positive and negative ions to be separated. तो the substances which are made up of polar molecules, और polar molecules क्या हुए? The molecules in which the center of positive and negative ions to be separated. ठीक है? are called polar dielectric substances. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल HCl, H2O, ETC, ये आपके पास में जो है वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गए। अब नेक्स्ट बात क्या आती है वो देखिए कि ये जो हमारे पास में पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज है, इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है। तो पहले तो आपको इसको डिफाइन जो है वो कर लेना चाहिए। अब इससे जस्ट आगे की बात हम करने जा रहे हैं, वो देखिए क्या है। नेक्स्ट इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो जो है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कैसे देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ external in the absence of an external electric field in the absence of an external electric field, the polar dielectric substances
द polar dielectric substances have zero electric dipole moment, have zero electric dipole moment. In the absence of an external electric field, the polar dielectric substances have zero electric dipole moment due to random alignment of due to random alignment of their electric dipole moments. मतलब क्या निकला कि हमारे पास में ये कोई एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के दो सेंटर होंगे, ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया, यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 0 है। अब यहां हम ये देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस है जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, क्योंकि इसके सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो फिर अब यहां से हम इनका इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। तो ये बात पड़ी हुई कि डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इसकी डायरेक्शन माइनस लेफ्ट टू राइट प्लस की ओर, इसकी माइनस लेफ्ट टू राइट बिलो टू अबव, नीचे से ऊपर की ओर, और इसकी जो है वो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। तो फिर हम ये देखें कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके द्वारा कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे कैंसिल, क्योंकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, ये रैंडमली जो है रैंडम अलाइनमेंट में होने की वजह से एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बना, तो फिर यहां नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P बनेगा वो P की वैल्यू क्या हो गई 0। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है इस चीज को क्लियर करवा देता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इस केस के अंदर, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैव जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों? ड्यू टू रैंडम अलाइनमेंट ऑफ देयर इलेक्ट्रिक, या ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कर सकते हैं इसकी जगह ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। तो एक बार फिर से आप देखिए, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, इस वाले की डायरेक्शन इसके तरीके से है, तो फिर ये P कैसा माना जाएगा नेगेटिव, और ये P कैसा माना जाएगा पॉजिटिव, तो फिर ये P कैसा माना जाएगा ऊपर की तरफ P पॉजिटिव, तो फिर ये P कैसा माना जाएगा ये नीचे की तरफ, तो P नेगेटिव। इसका मतलब ये किसके द्वारा कैंसिल, इसके द्वारा कैंसिल, ये किसके द्वारा कैंसिल, इसके द्वारा कैंसिल, तो टोटल P की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं लगा हो तब पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आपके पास में 0 होता है। क्लियर? लेकिन व्हाट विल बी इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो है वो क्या इफेक्ट होगा? सो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।